हेलो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने बात की कि मीज़ल यानी खसरे की बीमारी कितनी ज़्यादा आम है पाकिस्तान में और इससे बचाव और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन के ऊपर तवज्जो दें। आज हम बात करेंगे कि मीज़ल्स की इलामात क्या हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि मेरे बच्चे को खसरा स्टार्ट हो गया है और इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसके लिए आपने अलर्ट रहना है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और लाजमी बहुत एहतियात से देखनी है ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि ये किस तरह से बीमारी शुरू होती है और फिर ये किस तरह से प्रोसीड करती है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस छोड़ सकती है। ये बेसिकली एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की मदद से आती है, जिसका मतलब ये है कि जिस शख्स को, जिस बच्चे को खसरे की बीमारी है, वो बोल रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस दूसरा बच्चा या जो भी इंसान उसके करीब है उसकी सांस की नाली में जाएंगे और फिर जाके ये जिस्म के अंदर अपना काम शुरू करेंगे और प्रोलिफरेट करेंगे, फलें फूलेंगे और फिर क्या होगा, तकरीबन 8 से 10 या 15 दिन बाद उस शख्स ने जिसने इनहेल कर लिए हैं ये ड्रॉपलेट्स, उसको इलामात शुरू हो जाएंगे। तो इलामात के लिए आपने 3 स्टेजेस ज़हन में रखनी है। अब पहली स्टेज वो है जो बिल्कुल नज़ले ज़ुकाम वाली कैफियत से मिलती जुलती है। सो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप समझेंगे कि ये तो वैसे ही है, शायद वबाई नज़ला ज़ुकाम है या इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है, जिसके अंदर आप ये ज़हन में रखिए कि उसको कुछ ना कुछ बुखार शुरू हो जाएगा और साथ छींकें आएंगी और खांसी जो कि काफ़ी तंग करने वाली हैकिंग सी कफ स्टार्ट होगी और जो अमूमन इसकी इलामत जो बहुत ऑब्वियस आपको नज़र आएगी वो आइज़ का रेड हो जाना है, ठीक है। और साथ इसके रनी नोज होगा, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, बुखार है, लिथर्जी है। ये इलामात तकरीबन 3 से 4 दिन रहेंगी। अब 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा, आप ये देखेंगे कि बच्चे को कोई लाल लाल निशानात पड़ना शुरू हो गए और उमूमन ये सबसे पहले कानों के पीछे और इस एरिया से स्टार्ट होंगे और फिर ये फैलते फैलते नीचे तक पूरे जिस्म पे आ जाएंगे। जब स्टार्ट होंगे तो ये सुर्ख निशानात होंगे जो छोटे होंगे, फिर ये आपस में जुड़ते जाएंगे और बड़े बड़े पैचेस टाइप बन जाएंगे और ये सारा मामला जब होएगा तो उसके साथ बच्चे की सिकनेस भी बढ़ जाएगी। एक तो ऑब्वियसली आपके लिए परेशान कुन है जी, खसरा हो गया, इतनी ज़्यादा रेडनेस आ गई बच्चे के जिस्म के ऊपर, उसके साथ उसका बुखार भी तेज़ हो गया। सो अब वो खाना पीना भी तकरीबन छोड़ देगा और उसकी तबीयत खासी नासाज हो जाएगी। फिर ये तकरीबन 5 से 7 दिन ये कैफियत रहेगी और इसमें ज़ाहिर है उसको ख़ारिश भी हो सकती है, खाने पीने में बहुत दिक्कत हो सकती है, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन उसके बाद अल्लाह करे स्मूथ रिकवरी जो कि कुछ पेशेंट में हो जाती है। जब रिकवरी स्टार्ट होगी तो इसी ऑर्डर में ऊपर से पहले वो रैश फेड होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते फिर वो नीचे टांगों की तरफ फेड होता जाएगा और ये सारा रैश पहले जो रेड पिंक था अब ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन और फिर डार्क ब्राउन होता जाएगा और मैनी ए टाइम्स इसकी स्किन ऊपर पीलिंग हो जाएगी और वो स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। सो ये तो बड़ी हमारे लिए फिर भी सूदिंग है कि ठीक है, ये इस तरह इन इलामात के साथ बारी बारी ये आई और स्मूथ रिकवरी हुई और काम ख़त्म हो गया। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये इतना ईजी और इतनी अच्छी रिकवरी अल्लाह करे सारे बच्चों में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत दफ़ा साथ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और इन कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी कॉमन है, सबसे ज़्यादा नमूनिया है, बच्चे का सांस तेज़ होगा, नमूनिया की इलामात ज़ाहिर हो जाएंगी और आपको हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभार खुदा न खास्ता वेंटिलेटर के ऊपर जाना पड़ सकता है और जानलेवा भी हो सकती है ये बीमारी। इसी तरह चंद मरीज़ों के अंदर जो कि तकरीबन 1.1 to 1% मैक्सिमम इसके है फ्रीक्वेंसी, बट स्टिल इट्स वेरी फ्राइटनिंग कि मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस की पिक्चर हो जाएगी जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। दिमाग के ऊपर सोजिश आ गई, बच्चे को दौरे झटके पड़ना शुरू हो गए, बच्चा बेहोश हो गया और आप सोच सकते हैं कि वो कितनी परेशानी के बायस ये सारी सूरत हाल बनती है। तीसरी चीज़, कुछ पेशेंट्स को तकरीबन 5 to 10% को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन लग गए जिसके साथ कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ गई और डिहाइड्रेशन हो गई जिसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। और अगर ये सारी रिकवरी ठीक हो जाती है, इन चीज़ों से मरीज़ निकल आता है और ठीक हो जाता है,
تو اسٹل دیر از اے چانس کئی سالوں کے بعد وہ وائرس جو دماغ کے اندر اور جسم کے اندر رہ گیا تھا وہ آہستہ آہستہ برین کو ڈیمیج کرتا رہا، اور کئی سالوں کے بعد اس پیشنٹ کو ایک کنڈیشن ہوئی جس کو کہتے ہیں سب ایکیوٹ اسکلیروزنگ پین انسیفلائٹس، جس کے اندر وہ دماغ کا جو آن گوئنگ ڈیمیج چل رہا تھا اس کے ساتھ دماغ کے ریشے کمزور ہوتے گئے، اب اس کو جرکس لگنا شروع ہو گئے، جھٹکے آنا شروع ہو گئے، اور ساری ڈیٹیریوریشن سٹارٹ ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل کوما کی طرف چلا گیا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ناظرین، میں یہاں سے صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں اور ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری وبائی بیماریاں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں اور جان لیوا بھی ہیں۔ ایک طرف ہم سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جی ہمارے پاس اکانومی اور ریسورسز اتنے نہیں ہیں اور ہم ان چیزوں سے بچ نہیں پا رہے۔ دوسری طرف جب علاج کی طرف جاتے ہیں تو علاج مہنگا بھی بہت ہے، علاج میں دقت اور مسائل بھی بہت آتے ہیں، اور اس کے باوجود بعض دفعہ ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے، اور بعض دفعہ یہ چیزیں اپاہج کر دیتی ہیں یا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے ویکسین موجود ہے۔ یہ ویکسین بہت مہنگی نہیں ہے، یہ 1-2-3 ہزار کا میکسیمم خرچہ ہے ایک انجیکشن کا، اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنے پروگرام کے اندر اس ویکسین کو بھی انکارپوریٹ کیا ہوا ہے، اور بار بار اشتہارات میں اور ہر طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خسرہ کا ٹیکہ موجود ہے، اور 9 مہینے اور 15 مہینے پہ ضرور اپنے بچے کو لگوائیں۔ تو ہم کیوں اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے نہیں بچا سکتے؟ کیا اس غفلت میں ہم برابر کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ایز پیرنٹس میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ سوچیں، اس کے اوپر غور کریں، اور آپ اپنے بچے کو بیسٹ آف دا بیسٹ دینا چاہتے ہیں، سو بیسٹ آف دا بیسٹ آپ تبھی دے سکتے ہیں جب اس کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ اس کو نارمل طریقے سے پالیں گے اور اس کی صحت کے اوپر توجہ دیں گے۔ اگر ہم اتنے مسائل کا شکار اس کو کرتے چلے جائیں گے صرف ان چیزوں کی خاطر جو کہ موجود تھیں اور ہماری غفلت سے ہم نے اس کو نہ دی، تو پھر کل کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک دفعہ جب میزل ہوتا ہے مریض کو تو اس کی قوت مدافعت جو کہ لیمفوسائٹ امیونٹی وہ ڈپریس ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچہ اگلے کئی مہینے تک ان انفیکشنز کے لیے بہت ایک تر نوالا بن جائے گا جو کہ ویسے شاید اس پہ اٹیک نہ کر سکتے، جیسے کہ ٹیوبرکلوسز ہے۔ بہت سارے مریضوں کو ٹی بی کی بیماری پاکستان میں ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس بچے کی قوت مدافعت گر چکی ہے، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں سے ٹی بی کیچ کرے گا، کہیں سے نمونیا کیچ کرے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھی ہوگی اور آپ آئندہ کے لیے اس طرح کا نیگلیکٹ اپنے بچوں میں نہیں کریں گے، میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔